जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की। इससे पहले हमने बात किया था, सबसे पहले तो ओवरव्यू दिया था हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का, और फिर हमने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की बात की, और इसमें हम लोग बात करने चल रहे हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की। क्या होता है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, एक ओवरव्यू आपको पहले दे देते हैं, फिर हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। इस प्रकार की जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसका जो पालन करता है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन के इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के द्वारा किया जाता है। तो क्या क्या हमने आपको बताया कि इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स का पालन कौन करता है? हाफ इंटीग्रल, मैंने लिख भी रखा है, एक मिनट। हाफ इंटीग्रल, जो पार्टिकल का स्पिन कैसा होता है, हाफ इंटीग्रल होता है, वो इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स को पालन करते हैं, यानी कि ओबे करते हैं। इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं जिनमें एसिमेट्रिक वेव फंक्शन भी होते हैं। ये भी याद रखना कि ऐसे पार्टिकल जिनमें वेव फंक्शन कैसे हों, एसिमेट्रिक हों, ऐसे पार्टिकल्स इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स का पालन करते हैं जिनका स्पिन हाफ इंटीग्रल हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हों, पार्टिकल कैसे हों, इनडिस्टिंग्विशेबल हों, और एसिमेट्रिक वेव फंक्शन को ओबे करें, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ओबे करें। तो इतनी चीज़ें अगर हैं जिन पार्टिकल के पास, तो वो पार्टिकल फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा, और उस पार्टिकल को फर्मियॉन्स बोलेंगे। उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे? फर्मियॉन्स। फिर से सुनो, हमने क्या कहा? हमने कहा कि दिस स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड बाय द इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ऑफ हाफ इंटीग्रल स्पिन। इस स्टैटिस्टिक्स का पालन वो पार्टिकल करते हैं जो इनडिस्टिंग्विशेबल हों और उनका स्पिन हाफ इंटीग्रल हो, और असिमेट्रिक वेव फंक्शन को ओबे करते हों, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ओबे करते हों। ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है। अब अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करें तो हम ये मानकर चलते हैं कि अपने पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, और उन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की संख्या, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की संख्या कितनी है? पार्टिकल को हम मान लेते हैं n है, ठीक है। और उस n पार्टिकल को सेट करने के लिए हम इस प्रकार के सिस्टम पर विचार करें, हम एक इस प्रकार के सिस्टम की विचार करें जिसका पूरा का पूरा सिस्टम बहुत सारे सब सेल में डिवाइडेड हो, बहुत सारे सब सेल में क्या हो? डिवाइडेड हो, ऐसे। तो n इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल वाले एक सिस्टम पर विचार करें, और इन पार्टिकल को बहुत सारे क्वांटम ग्रुप या लेवल में इस तरीके से डिवाइड करें। इन पार्टिकल्स को हम मतलब एक क्वांटम ग्रुप या मतलब लेवल में इस तरीके से डिवाइड करें कि हर एक ग्रुप में जो पार्टिकल आए वो n1, n2, n3, n4 ऐसे पार्टिकल आए, हर एक ग्रुप में ऐसे पार्टिकल आ जाएं। बहुत ज़्यादा हमने पार्टिकल ले लिया है, और इस तरीके से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि n1 पार्टिकल इसमें आए, n2 पार्टिकल इसमें आए, n3 पार्टिकल इसमें आए, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और जितने भी पार्टिकल हैं वो सब ऐसे इसमें सब में डिवाइड होते चले गए, और मान लेते हैं कि ni पार्टिकल डिवाइड हो गए, ठीक है, और फिर डॉट 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 ऐसे डिवाइड हो रहे हैं इनमें, ठीक है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमने ये फेज सेल लिया है, इस सेल में n1 अगर पार्टिकल है तो इससे एसोसिएटेड हर एक पार्टिकल के पास E1 एनर्जी है। मान लो n1 की वैल्यू मान लो 10 पार्टिकल है, तो हर एक पार्टिकल की एनर्जी E1 है, तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल कितना हो गई? n1 E1 हो गया। भाई एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल की एनर्जी E1 है, तो अगर 10 पार्टिकल है तो एनर्जी कितना हो जाएगा? 10 E1 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास अगर एक पार्टिकल की एनर्जी E1 है और हमारे पास n1 पार्टिकल है तो एनर्जी n1 E1 नहीं हो जाएगा? तो इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि हम ये मान कर चलते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है,
इस सिस्टम में बहुत सारे हमने क्वांटम ग्रुप बना रखी है या लेवल बना रखी है, और हर एक लेवल में N1 पार्टिकल, N2 पार्टिकल, N3 ऐसे Ni पार्टिकल हैं, और एक पार्टिकल से एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो E1 है। इस प्रकार हमने बताया कि एक सेल में N1 पार्टिकल, एक सेल में N1 पार्टिकल और हर एक पार्टिकल के पास E1 एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड दिस सेल कितना हो गया, N1 और E1 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और हम ये मान कर चल रहे हैं, एक चीज़ और इसमें बना लूँ मैं, चलो एक चीज़ और हमें इसमें बनाना है कि हम ये मान कर चल रहे हैं GI में स्टेट में जो डीजेनरेसी है अथवा स्टैटिस्टिकल वेट को जो दर्शाता है, डीजेनरेसी आप तो जानते ही हैं ना, डीजेनरेसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीजेनरेसी को G से लिखते हैं, और आयत सेल का के लिए हम क्या लिखेंगे, GI लिखेंगे। तो माना GI आयत सेल के स्टेट की डीजेनरेसी है, तो स्टैटिस्टिकल वेट को जो दर्शाता है, जो GI किसको दर्शाता है, स्टैटिस्टिकल वेट को दर्शाता है, स्टैटिस्टिकल वेट को दर्शाता है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ सब सेल को दर्शाता है, ये नंबर ऑफ सब सेल को दर्शाता है, सब सेल को दर्शाता है, सब सेल नहीं सब लेवल को दर्शाता है। तो हमने पहले तो अपने पूरे सिस्टम को, होल सिस्टम को क्या किया है, बहुत सारे लेवल में डिवाइड किया। ये 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ऐसे 4 लेवल, 5 लेवल, ऐसे बहुत सारे लेवल में डिवाइड कर दिया। और उन लेवल के अंदर भी हमने क्या किया, सब लेवल डिवाइड कर दिया। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे उनमें भी हमने बहुत सारे ऐसे लेवल डिवाइड कर दिए। तो मान लेते हैं कि एक सेल में हमारे पास कितना लेवल है, GI लेवल है। ठीक है, ये हमारा स्टैटिस्टिकल वेट है। ठीक है, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सब सेल है। तो इस तरीके से है। ठीक, तो अब समस्या अपने पास क्या है कि अब समस्या यह है कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ज्ञात करना है। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमको ज्ञात करना है, ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमको ज्ञात करना है। अर्थात जो GI है तो GI आइगन स्टेट, या हम कह सकते हैं कि जो सब सेल है, जो क्या है, सब लेवल है, सब सेल नहीं कहते हैं, सब लेवल है, जो क्या है, सब लेवल है, और जिसमें Ni पार्टिकल हैं, जिसमें कितने पार्टिकल हैं, मान लो Ni पार्टिकल हैं, ऐसे Ni इसमें नहीं है, मतलब जो लेवल्स में डिवाइड कर रखा है, N1 N2 N3 करके Ni तक डिवाइड कर रखा है। तो अगर मैं कहूँ कि सब लेवल में Ni फर्मी पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करना है, तो अब हमको उसके लिए एक इक्वेशन ड्राइव करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन ड्राइव करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पर करना हमको क्या है। तो अपने पास समस्या यह है कि अब इसके लिए हमें फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का लॉ हमें ज्ञात करना है, और GI आइगन स्टेट या सब सेल में Ni फर्मी पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करना है हमको। Ni पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हमको ज्ञात करना है, यानी Ni इक्वल टू हमको कैलकुलेट करना है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ये हमको कैलकुलेट करना है। लेकिन अब Ni सब सेल के लिए, GI सब सेल या आइगन फंक्शन के लिए हमें जो Ni फर्मी पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करना है, Ni फर्मी पार्टिकल्स का फर्मी पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमको ज्ञात करना है, डिस्ट्रीब्यूशन हमको ज्ञात करना है, उसको ज्ञात करने से पहले हम थोड़ा सा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की कंडीशन पर ध्यान दे लें कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज़। ठीक है, तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है, तो पहले इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या है वो डिस्कशन कर लो आप पहले, कि द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। पहली कंडीशन कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल आपका डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। अब इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये हो गया कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा एक पार्टिकल है और ये हमारा एक पार्टिकल है, अपने पास 2 पार्टिकल हैं। अगर मैं इनकी जगह को चेंज कर दूँ, ऐसे इनकी जगह को चेंज कर दूँ, और ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इनका कलर सेम है, इनका शेप सेम है, इनका वेट सेम है, इनका मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल के हैं, सब कुछ इनका अगर सेम है, तो हम इनको तभी इनडिस्टिंग्विशेबल बोलेंगे,
तो अगर मैं 1 को 2 की जगह या 2 को 1 की जगह पर रख दूं और आप नहीं देख रहे हों और मैं आपसे फिर पूछूं कि मैंने इनकी जगह को एक्सचेंज किया है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इनमें ज़रा सा भी कोई डिफरेंशिबिलिटी नहीं है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये पार्टिकल्स पहले की जगह पर हैं कि नहीं हैं? तो इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि आप दो स्टेट में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास पार्टिकल हैं और वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, तो देयर आर नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफरेंट वेज इन विच एन पार्टिकल्स आर चूजन। बहुत मतलब क्या इम्पोर्टेंट बात कह दी है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी कि पहचान में नहीं आते हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे ही लगते हैं, उनमें कोई डिफरेंशिबिलिटी नहीं होती है, और ऐसा इसलिए भी नहीं होती है ताकि एनआई पार्टिकल्स को सिलेक्शन की डिफरेंट वेज के बीच में कोई डिफरेंस ना हो। ऐसा भी हम फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्यों लेते हैं, वो यही मेन कारण होता है। क्यों लेते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, क्यों लेते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ताकि एनआई पार्टिकल को सिलेक्शन के डिफरेंट वेज के बीच में, वेज मतलब होगा तरीकों के बीच कोई भी डिफरेंट ना हो, कोई भी विभिन्नता ना हो। पहला आई होप आपको फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स मालूम हो गया होगा। मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या कहा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इनडिस्टिंग्विशेबल इसलिए होता है इसलिए होता है ताकि N1 पार्टिकल को सिलेक्शन के डिफरेंट तरीके के बीच में कोई भी डिफरेंट ना हो। इसलिए हमने फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का एक कंडीशन बनाया। सेकंड कंडीशन देखते हैं फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का क्या है। ये कहता है कि ये पार्टिकल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। ये पार्टिकल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करता है, ठीक है, यानी कि ये पार्टिकल्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सब सेल के अंदर यहाँ पर सेट होंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सेट होंगे। और आपको पता भी होना चाहिए कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है बेटा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। हालांकि नहीं भी पता होगा तो हम इस लेक्चर में बताएंगे कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। तो आपने क्या कहा कि पार्टिकल्स पाउली एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल को ओबे करते हैं और या उन्हीं के अकॉर्डिंग सब सेल के अंदर ये क्या होते हैं, फिट बैठते हैं, या सेल के अंदर फिट बैठते हैं, ठीक है। और पाउली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग किसी भी सेल में केवल 0 या 1 पार्टिकल ही हो सकता है, किसी एक सब सेल के अंदर एक से अधिक पार्टिकल नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी एक सेल की बात करें और उस सेल में हमने क्या किया है, एनर्जी लेवल या सब सेल डिवाइड कर दिया है, तो किसी एक सब सेल में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ही पार्टिकल होगा, यानी कि किसी एक सब सेल में एक से अधिक पार्टिकल नहीं हो सकता। यानी अगर हम किसी एक सब सेल में, मान लो ये सब सेल है, ये सब लेवल है, तो किसी एक लेवल में 2 पार्टिकल नहीं रह सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल। एक में 2, किसी एक उसमें सब लेवल में 2 पार्टिकल नहीं रह सकते हैं। दिस इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसी एक लेवल में एक ही पार्टिकल रहेंगे या तो पार्टिकल नहीं रहेंगे। देखो इसमें पार्टिकल नहीं रहेंगे, यानी कि 0 पार्टिकल होंगे या तो 1 पार्टिकल होंगे। यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि पाउली ने ये कहा कि किसी भी क्वांटम लेवल के अंदर, क्वांटम ग्रुप के अंदर जो सब लेवल बन रहा है, उस सब लेवल में एक लेवल में एक ही पार्टिकल रिसाइड करेगा, या तो उस लेवल में पार्टिकल नहीं रहेगा इस तरीके से, या तो पार्टिकल रहेंगे तो एक ही पार्टिकल रहेंगे एक लेवल में। ये सेकंड कह सकते हैं कि फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स की कंडीशन है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बेटा। देन ओबियसली जी आई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन आई। अब एक बात बताना
कि अगर मुझे इसमें Ni पार्टिकल भरना है या N1 पार्टिकल भरना है, N1 पार्टिकल भरना है, तो अगर एक पार्टिकल के लिए एक सब लेवल की ज़रूरत है, सब लेवल की ज़रूरत है, तो अगर इसमें 10 पार्टिकल मुझको भरना है तो इसमें 10 सब लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे 10 लेवल सब लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर मैं सब लेवल को Gi से डिनोट कर रहा हूँ तो Gi या तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल के बराबर होगा या Gi नंबर ऑफ़ पार्टिकल से ज़्यादा होगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि Gi Ni से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ये इम्पॉसिबल केस है, इम्पॉसिबल केस है। किसके लिए इम्पॉसिबल केस है? फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के लिए इम्पॉसिबल केस है। समझ पा रहे होगे आई होप ये सारी बातें, क्योंकि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करता है और ये कहता है कि एक लेवल में केवल एक ही पार्टिकल रह सकता है। तो अगर मुझको 10 पार्टिकल भरना है तो 10 लेवल तो होना ही चाहिए किसी एक क्वांटम लेवल में या क्वांटम ग्रुप में, किसी एक क्वांटम ग्रुप में। तो अगर मेरे पास 5 पार्टिकल हैं, 5 पार्टिकल्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अब इसमें 5 ही लेवल हो। इसमें लेवल तो 20 भी हो सकता है, यानी Gi की वैल्यू 20 भी हो सकती है, लेकिन पार्टिकल 5 रखना है तो 5 पार्टिकल आप ऐसे रख दो, 5 पार्टिकल आप रख दो। Gi यानी कि 100,000 मिलियन भी हो सकते हैं। अब आपको 2 पार्टिकल अरेंज करना है और मिलियन इसमें सब लेवल्स हैं, मिलियन सब लेवल हैं, तो 2 पार्टिकल आप अरेंज कर लो, बाकी सब इम्पटी रहेंगे। और इम्पटी रहेंगे तो वो उसमें कंटेंट्स 0 पार्टिकल होंगे, उसमें कंटेंट्स 0 पार्टिकल होंगे। तो कुल मिला के यही है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अगर आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं भी जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। वही बात यहाँ पर मैंने लिख दिया कि Gi मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू Ni। Gi की जो वैल्यू है या तो क्या होगा, Gi की वैल्यू ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा Ni के, लेकिन कभी भी ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन जो कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की है और बहुत इंपॉर्टेंट सारी कंडीशन हैं इनके। कह रहा है द सम ऑफ द एनर्जीज, एनर्जी का सम कर लो। आपसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक मेरे पास सिस्टम है और इस सिस्टम में मेरे पास n पार्टिकल हैं। कितने पार्टिकल हैं? n पार्टिकल हैं। और बहुत सारे इसको हमने क्वांटम लेवल में क्या किया था, क्वांटम ग्रुप में हमने इसको डिवाइड कर दिया था इस सिस्टम को। बहुत सारे क्वांटम ग्रुप में हमने इस सिस्टम को क्या कर दिया था, क्वांटम ग्रुप में इस सिस्टम को डिवाइड किया और फिर हमने हर एक क्वांटम ग्रुप को बहुत सारे लेवल में डिवाइड किया था। बहुत सारे हमने क्या किया था, लेवल में डिवाइड कर दिया था। और हमने ये कहा था कि हर एक क्वांटम ग्रुप में N1, N2, N3 ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, किसी में Ni पार्टिकल हैं। तो अगर फिर हमने आपसे कहा कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वांटम ग्रुप है इसको हमने बहुत सारे सब लेवल में डिवाइड किए। किस में डिवाइड किए? सब लेवल में डिवाइड किए, ऐसे सब लेवल में डिवाइड किए। और फिर हमने आपको कहा कि एक लेवल में केवल एक ही पार्टिकल रिसाइड कर सकता है, अर्थात पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये ओबे करेगा। इस तरीके से हमने बोला आपको। तो अब हमने ये भी कहा था कि अगर इसमें एक पार्टिकल के पास एनर्जी E1 है और इसमें N1 पार्टिकल हमने रखा है तो ये कितना हो जाएगा, N1 और E1 इतना पार्टिकल हो जाएगा। और ऐसे इस क्वांटम ग्रुप हर एक क्वांटम ग्रुप की टोटल एनर्जी की बात करोगे, N2 और E2, N3 और E3 क्या हो जाएगा, ऐसे E3 जितने भी ऐसे N4, E4 रहेंगे डॉट डॉट डॉट, उनको ऐड करोगे तो उनकी नेट एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि ये क्या है, नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ये क्या है, नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। दिस इज द नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल, हर एक पार्टिकल की ये एनर्जी का सम इन द डिफरेंट क्वांटम ग्रुप, डिफरेंट जितने भी क्वांटम ग्रुप बने हुए हैं सबका हमने क्या कर लिया है, ये कर लिया है, ऐड कर लो उनको एक साथ। आप मिलाकर बताओ कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है। तो हमने टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी बता दिया आपको, यही है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। जैसे ये मेरा फर्स्ट क्वांटम ग्रुप है, सेकंड क्वांटम ग्रुप, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे क्वांटम ग्रुप हैं, क्वांटम ग्रुप हैं। और इन क्वांटम ग्रुप्स को हमने बहुत सारे लेवल में डिवाइड किया है। तो ये क्या हैं, इसको अगर ऐसे ऐसे डिवाइड कर दें तो ये क्या हैं, ये सब लेवल हैं। ये क्या हैं, सब लेवल हैं। तो क्वांटम ग्रुप, पहले तो हमने सिस्टम लिया, सिस्टम को बहुत सारे क्वांटम ग्रुप में डिवाइड किया और क्वांटम ग्रुप को फिर बहुत सारे हमने क्या किया, सब सेल में डिवाइड किया, सब सेल में डिवाइड किया। ठीक है, और हर एक सब सेल में हमने क्या रखा, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल को रखा। और सब सेल में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं हो सकते हैं और सब सेल एम्प्टी रह सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के कुछ हाइपोथेसिस हैं। इन हाइपोथेसिस को अब पढ़ लिए तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन हमारा क्या था कि NI फर्मी पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमको ज्ञात करना है। चलो, अगर हम इन तीनों लाज को अपने दिमाग में रखे हैं तो NI पार्टिकल्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अपने काम पर लगते हैं। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NI पार्टिकल, हम अब मान कर चलते हैं कि हमें NI पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और NI पार्टिकल को जब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमको ये भी पता है कि GI स्टेट के अंदर करना है। NI कोई एक क्वांटम ग्रुप लो आप, ये मेरे पास एक क्वांटम ग्रुप है, एक किसी सिस्टम का क्वांटम ग्रुप है, और उस क्वांटम ग्रुप में बहुत सारे हमने क्या किया है, सब सेल बना दिया है। क्या बना दिया है? सब सेल नहीं, सॉरी, मैं सेल बोलूँ तो आप समझ जाना सब लेवल है, क्योंकि ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स चल रही है, और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करता है। तो उसमें सेल ना होकर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सब लेवल होता है। तो हमने ये कहा कि कोई एक क्वांटम ग्रुप लिया हमने, और उस क्वांटम ग्रुप को बहुत सारे सब लेवल में डिवाइड कर दिया, और उसमें हमें जिस किसी भी क्वांटम ग्रुप को लिया है उसमें NI पार्टिकल रखना है, और उसमें जो सब लेवल है उसमें GI है। कितना सब लेवल है? GI सब लेवल है, और इसी को हमको अरेंज करना है। तो हम कितने तरीक़ों से अरेंज करेंगे वो हमको देखना है। तो सिंस ड्यू टू द पाउली प्रिंसिपल अगर लगाते हैं तो पाउली प्रिंसिपल कहता है कि नो सेल कैन ऑक्यूपाइज मोर देन वन पार्टिकल। पाउली प्रिंसिपल पहले ही हमने आपको बता दिया है कि पाउली प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी सेल एक से अधिक पार्टिकल को अपने पास नहीं रखेगा। ये सब सेल एक ही पार्टिकल अपने पास रखेगा, दो पार्टिकल नहीं रख सकता है। ये सिंगल सब सेल सिंगल पार्टिकल ही रखेगा, एम्प्टी हो सकता है लेकिन एक से अधिक पार्टिकल अपने पास नहीं रख सकता है। तो वही हमने यहाँ पर लिख भी दिया कि नो सेल कैन ऑक्यूपाइज मोर देन वन पार्टिकल, एक से अधिक पार्टिकल नहीं रखेगा। देयरफॉर अमंग GI सेल ओनली NI सेल। कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि जो भी हमने क्वांटम ग्रुप लिया है उस क्वांटम ग्रुप में GI सेल हैं, और NI हमने क्या रखा है, NI सेल में GI पार्टिकल को हमको क्या करना है, सेट करना। हम ऐसा समझें कि GI सब लेवल में NI पार्टिकल्स को क्या करना है, हमको ऑक्यूपाई करना है। और वन पार्टिकल अगर हम एक GI सेल में रखते हैं, एक पार्टिकल एक GI सेल में अगर हम रखते हैं तो कितने पार्टिकल हैं हमारे पास? हमारे पास देखो NI पार्टिकल को GI लेवल में रखना है, और अगर मैंने हमने यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर सेट कर दिया, अभी बचे हुए कितने पार्टिकल हैं? तो अभी बचे हुए कितने पार्टिकल हैं? GI माइनस NI पार्टिकल बचे हुए हैं, इतने हैं बचे हुए हैं भाई। हमने NI पार्टिकल यहाँ पर, हमारे पास टोटल NI पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल यहाँ पर रख दिया, तो अब कितने बचे हुए हैं? GI माइनस NI बचे हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब हमारे पास क्या है, एंड रिमेनिंग G माइनस NI। अच्छा, GI माइनस NI ही हुआ, क्यों NI माइनस GI नहीं हो सकता है? तो मैंने पहले ही इसका आंसर दे दिया कि ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर देखो हमने बता दिया कि जो सब सेल होगा उसका जो नंबर होगा, सब लेवल जो होगा उसका जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल की या बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। इसलिए छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बोला गया कि एक पार्टिकल एक ही सब सेल में होगा। तो अगर हमें पार्टिकल 10 रखना है और हमारे पास सब लेवल कितने हैं? 5 ही हैं, तो हम 10 पार्टिकल कैसे रख पाएंगे? क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक में केवल एक ही पार्टिकल को रखना है, एक सब लेवल में एक ही पार्टिकल को रखना है, तो रख ही नहीं पाएंगे। यानी कि GI कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो इसीलिए हमने इसको GI माइनस NI किया, ना कि NI माइनस GI किया। तो अगर मैंने एक पार्टिकल यहाँ पर रख लिया तो नंबर रिमेनिंग जो जितने भी बचे हुए हैं एम्प्टी सेल वो कितने होंगे? GI माइनस NI हो जाएंगे। करें द पॉसिबल नंबर ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई GI। कह रहा है कि अब हमारे पास जितने भी पॉसिबल नंबर हैं, इसमें जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल सब लेवल हैं वो कितने हैं? वो GI होंगे, GI फैक्टोरियल होंगे। और इनकी करस्पॉन्डिंग अगर मैं परम्यूटेशन लगाऊं और GI सेल के अंदर तो हमको क्या मिलने वाला है? तो कह रहा है कि बट एज द पार्टिकल आर द डिस्टिंग्विशेबल
और पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, बट द पार्टिकल इज इनडिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो देयर फॉर ऑल द ऑक्युपाइड GI सेल आर सिमिलर टू ईच अदर। अब इस बात पर हमको फोकस करना होगा कि ये इसका जनरल मीनिंग हम क्या समझ सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। देखो, चूँकि पाउली, देखो मैं ऐसे बोलते चल रहा हूँ, तो यहाँ पर है चूँकि पाउली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी एक सेल में एक पार्टिकल से ज़्यादा नहीं आ सकता है। जब पाउली's क्लोजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक सब सेल में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं आ सकता है, तो इसलिए GI सेल में केवल Ni सेल में केवल एक, ठीक है, केवल एक पार्टिकल होते हैं। और जो रिमेनिंग जो पार्टिकल बचे हुए हैं जिनको हम GI माइनस Ni कह रहे हैं, वो सेल अभी भी खाली है, अभी भी वो क्या है, सेल खाली है, इम्पटी है वो। इस तरीके, देखो यहाँ से अब बात कर रहे हैं सचा, इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबल नंबर GI सेल की जो परम्यूटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबल नंबर GI सेल के परम्यूटेशन के अनुरूप जो GI द्वारा दी गई है, लेकिन जो पार्टिकल है वो कैसा है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। वो पार्टिकल क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। हमने आपको ये बताया, जो हमने आपको बताया इसी को हमने एक्सप्लेन। अब हम यहाँ पर देखें कि हेंस Ni परम्यूटेशन, यानी कि इसलिए हम सभी जो Ni परम्यूटेशंस हैं उनकी अगर हम बात करें, और जो ऑक्युपाइड हैं GI सेल एक दूसरे के समान हैं, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं इसलिए सभी ऑक्युपाइड GI सेल एक दूसरे के समान हैं, और किसी ऑक्युपाइड सेल की परम्यूटेशन से इंडिविजुअल अरेंजमेंट उत्पन्न नहीं होगा। इंडिविजुअल अरेंजमेंट अगर नहीं उत्पन्न होता है GI कह सकते हैं कि सब सेल से, बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि अगर GI जो सेल भरे हुए हैं, GI सेल जो भरे हुए हैं और जो हमारे पास खाली हैं GI माइनस Ni, जो सेल भरा हुआ है और जो खाली है, ऐसे ही ये कहना चाह रहा है कि आगे भी भरते रहेंगे। और अगर ये इस तरीके से ही आगे भरते रहेंगे तो ये कह रहा है कि फिर ये क्या बनेगा, ये एक परम्यूटेशन का एक अरेंजमेंट दे रहा है, ये एक परम्यूटेशन का अरेंजमेंट दे रहा है। और अगर ये परम्यूटेशन का अरेंजमेंट दे रहा है तो हेंस द नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट, तो फिर जो Ni पार्टिकल्स को GI सेल में भरने के लिए जो नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो यही बनेंगे GI फैक्टोरियल अपॉन Ni और ब्रेक यहाँ फैक्टोरियल रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा GI माइनस Ni फैक्टोरियल हो जाएगा। और अगर एक सब सेल को भरा है आपने, किसी एक क्वांटम ग्रुप के एक सब लेवल को आपने भरा है और इस तरीके का अरेंजमेंट बन रहा है, ये अरेंजमेंट बन रहा है, तो ऐसे इसको भी भरा जाएगा, इसको भी भरा जाएगा, और भी जितने भी क्वांटम ग्रुप्स के लेवल हैं सबको भरे जाएंगे, क्योंकि आपको तो Ni पार्टिकल भरने हैं। तो इन सारे पार्टिकल्स को भरने के लिए कितने पॉसिबल वो अरेंजमेंट बनेंगे, तो ऐसे सबके लिए पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे। तो सिमिलरली अरेंजमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर द अदर कंपार्टमेंट के लिए भी इसी तरीके के अरेंजमेंट बनेंगे। तो अदर कंपार्टमेंट को भरने के लिए इसी तरीके के अरेंजमेंट अगर बनेंगे, और हर एक कंपार्टमेंट में N1 N2 N3 ऐसे पार्टिकल हमको भरने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल G इज इक्वल टू, और ये एक क्या है, फ्री इवेंट है, तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन को हम सम को जब कभी भी हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, तो जब प्लस को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो उसके आगे सिग्मा लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को कंबाइंड फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम लोग पाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाई लगाते हैं। और पाई आई से शुरू हो रहा है, यानी इंटीजर तक, आई कोई इंटीजर होगा जहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5, और GI फैक्टोरियल Ni फैक्टोरियल GI माइनस Ni, ये इसके टोटल क्या बनने वाले हैं, अरेंजमेंट बनने वाले हैं। तो इन अकॉर्डेंस विथ द पोस्टुलेट, कह रहा है कि अगर मैं पोस्टुलेट से बात करूं ऑफ द इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं,
तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्लू, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं डब्लू से लिखूंगा, जो पूरे की सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है, जो कि क्या है, पूरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी को स्पेसिफाइड कर रहा है। जो क्या कर रहा है, स्पेसिफाइड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट, टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट के नंबर को, के डिस्ट्रीब्यूशन को कह रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो फिर हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर डब्लू से नोट कर लिया, और डब्लू इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये पाई है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमको क्या करना है कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन ला कैन नाउ बी ऑब्टेन्ड बाय द डिटरमाइनिंग द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने क्या कर लिया है, इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश किया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ज़रा अब ध्यान से देखना कि हम लॉग लेंगे दोनों साइड में इसका। तो अगर मैं दोनों साइड में इसका लॉग लेता हूँ तो लॉग लेने पर हमको क्या मिलेगा, लॉग डब्लू मिलेगा। लॉग क्या मिलेगा, डब्लू मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा, लॉग और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, कैपिटल पाई होगा, और जी आई फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एन आई फैक्टोरियल हो जाएगा, और जी आई माइनस एन आई और फैक्टोरियल हो जाएगा। और इनटू कांस्टेंट करोगे भी तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आगे चलकर जीरो हो जाएगा, तो मैं उसको इग्नोर कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। अब आप कहोगे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ही क्यों किया, भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो जी, ज़रूरी थोड़े नहीं है कि एन आई हमेशा जी आई के बराबर ही हो, जी आई बड़ा हो भी होगा एन आई से, तो जो इम्पटी रहेंगे वो कांस्टेंट के टर्म में आ जाएंगे, और हमने उनको लिखा नहीं है कि बस वो ऐसा ही रहेगा। अब आप क्या करो कि अब आप यहाँ पर आप देखोगे कि ये मल्टीप्लिकेशन को बताता है, यानी कि लॉग एम, देखो ये सिग्मा का मतलब है ना कि m1 n1 ऐसे, या आप ऐसे लिख लो कि ऐसे कि आप यहाँ पर मान कर चलो x y z ऐसे आता है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे log x प्लस log y प्लस log z, ऐसे लिखते चले जाओगे, यानी कि सम बीच में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का अगर लॉग लेते हैं तो बीच में सम आ जाता है, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन को हम सिग्मा में कन्वर्ट कर देते हैं लॉग के टर्म में, ठीक है। तो सिग्मा में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हमारा ये सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम अब पाई ना लिख कर क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सिग्मा लिखेंगे और फिर हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये लॉग और जी आई हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, लॉग और एन आई और जी आई माइनस एन आई हो जाएगा, और फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये पूरा एक ही ब्रैकेट में है, तो m इंटू एन का फार्मूला बन सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग जी आई और माइनस लॉग क्या हो जाएगा, एन आई फैक्टोरियल, और माइनस लॉग कितना हो जाएगा, जी आई माइनस एन आई और फैक्टोरियल, ये बन जाएगा हमारा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, लॉग डब्ल्यू इक्वल टू लिखो और इसे इक्वेशन नंबर कुछ मान लो। इक्वेशन कहाँ तक माना है आपने, 3 तक हो गया है, चलो इक्वेशन नंबर 4 मानो इसको, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब आपको ये भी पता है कि जो एन आई है एंड जी आई आर लार्ज numbers, therefore using स्टारलिंग फार्मूला यूज करो यहाँ पर। तो अगर मैं स्टारलिंग फार्मूला यूज करता हूँ तो वो फार्मूला क्या है, लॉग फैक्टोरियल एक्स का फार्मूला होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, ये स्टारलिंग फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी को यूज कर लो आप, तो आप इसको यूज करोगे तो लॉग क्या मिल जाएगा, डब्लू और फैक्टोरियल सिग्मा, और इस लॉग जी आई का क्या हो जाएगा, जी आई मिलेगा, और लॉग जी आई मिलेगा, और माइनस जी आई मिलेगा, और इसका यूज करोगे तो कितना हो जाएगा,
एन आई मिलेगा और लॉग एन आई मिलेगा और माइनस माइनस प्लस एन आई हो जाएगा। देखो माइनस फार्मूले में होता है, लेकिन ये बाहर माइनस लगा है तो ओपन करोगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, जी आई माइनस एन आई हो जाएगा और लॉग कितना हो जाएगा, लॉग जी आई माइनस एन आई और माइनस 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 हो रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जी आई माइनस एन आई हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दो। आप थोड़ा सा आप इसको हैंडल करेंगे, थोड़ा सा हैंडल कैसे करना है, जी आई और लॉग जी आई माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए माइनस जी आई और माइनस एन आई और लॉग एन आई और प्लस एन आई और माइनस, देखो यहाँ पर जी सब ओपन कर देते हैं। अच्छा ओपन नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। देखो ओपन ना करो, लॉग जी आई और माइनस एन आई इसको ओपन कर दो बस अब, तो जी आई हो जाएगा और माइनस एन आई हो जाएगा। तो देखो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो जी आई ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और एन आई ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहा है। जो बच रहा है उसको नोट कर लो। तो बच क्या रहा है, तो बच रहा है जी आई बच रहा है और लॉग जी आई बच रहा है और माइनस एन आई और लॉग एन आई और माइनस जी आई माइनस एन आई बच रहा है और फिर लॉग और जी आई माइनस एन आई बच रहा है। एक बात देखो बेटे, जी आई तो कांस्टेंट है, ये आपको पता ही है, जी आई कांस्टेंट है, जी डिजेनरेसी कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि रिमेंबरिंग दैट जी आई इज नॉट subject to variable but ni varies continuously the differentiation of above equation gives। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या लिखा, जैसे ये एक कोई क्वांटम ग्रुप है, किसी सिस्टम का क्वांटम ग्रुप है। तो अगर एक क्वांटम ग्रुप में हमने जी आई स्टेट लिया है यानी जी आई सब लेवल लिया है, तो याद रखना अब किसी एक सिस्टम के चाहे जितने भी क्वांटम ग्रुप होंगे किसी एक सिस्टम के, उनका सब का जी आई ही सब लेवल होगा, इनका सब लेवल होगा। तो हर एक क्वांटम ग्रुप के लिए सब लेवल जी आई तो कांस्टेंट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन किसी सिस्टम में बहुत सारे क्या होते हैं, क्वांटम ग्रुप होते हैं। और अगर किसी एक सिस्टम में बहुत सारे क्वांटम ग्रुप्स होते हैं और हर एक सिस्टम में आप जब पार्टिकल अरेंज करने चले जाते हो तो पार्टिकल को कैसे अरेंज करते हो, किसी में N1, किसी में N2, किसी में N3, N4, लेकिन हर एक में सब लेवल ले रहे हो, क्या ले रहे हो, जी आई ही ले रहे हो। तो हर एक क्वांटम ग्रुप में मान लो ये 10वां क्वांटम ग्रुप है, ये 20वां क्वांटम ग्रुप है, तो सब में सब लेवल तो जी आई ही ले रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल किसी में N1, N2, N3। तो आप देख रहे हो कि हर एक क्वांटम ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल तो डिफरेंट है, यानी कि वो वेरीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल वेरीज कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो कांस्टेंट है ऑफ द सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम तो कांस्टेंट है, लेकिन हर एक क्वांटम ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो वेरी कर रहा है, लेकिन सब लेवल जो है वो वेरी नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है। तो अगर वो कांस्टेंट है तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश हुई है कि जो जी आई सब लेवल है, जी आई जो सब लेवल है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल N1, N2, N3 ऐसे वेरी कर रहा है, लेकिन जी आई कॉन्स्टेंट है। ये मैं इसलिए फोकस करके बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना लॉग डब्लू में, लॉग डब्लू वाली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो जी आई कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन आपको जीरो करना है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा बिकॉज ऑफ इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो लॉग इसको डिफरेंशिएट करो तो लॉग डब्लू हो जाएगा ये, और सिग्मा एज इट इज़ लगाओ आप, और इसका जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये जीरो हो जाएगा और माइनस, और इसको डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट इंटू सेकंड के टर्म से, तो फर्स्ट को एन आई रख लो
और सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे तो एन आई हो जाएगा और डी एन आई हो जाएगा। फर्स्ट इसको माना है, सेकंड इसको माना है, ठीक है। और फिर अब आप माइनस लगाओगे तो माइनस पहले से ही है तो प्लस होता है तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे लॉग एन आई हो जाएगा और एन आई का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी एन आई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक इसका हमने डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकंड से कर लिया। आगे हम क्या करते हैं, माइनस जी एन आई को फर्स्ट मानते हैं तो जी एन आई ये फर्स्ट हो गया। सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका सेकंड का डिफरेंशिएशन तो ये कितना हो जाएगा 1/GI और एन आई और इनटू जी आई का तो जीरो हो जाएगा और माइनस एन आई का डी एन आई हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हो गया और फिर माइनस लग जाएगा और लॉग कितना हो जाएगा, लॉग जी आई माइनस एन आई और अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो जी आई का तो जीरो हो जाएगा और माइनस डी एन आई हो जाएगा, ठीक है। और फिर बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पर। इक्वेशन को सही कर लो, इक्वेशन को सही करोगे तो ये माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी एन आई हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं और माइनस कितना हो जाएगा लॉग एन आई और डी एन आई हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस को आके प्लस बना देगा और डी एन आई हो जाएगा यहाँ पर और माइनस और यहाँ पर ये वाला माइनस इस माइनस को आके प्लस बना देगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा लॉग और जी आई माइनस एन आई और डी एन आई हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर लो, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो आप कैंसिल कर दो, डी एन आई कैंसिल हो रहा है। कैंसिल करने के बाद जो बच रहा है उसको नोट करो आप। तो सिग्मा और पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं लॉग और जी आई माइनस एन आई और डी एन आई और फिर माइनस में ये हो जाएगा लॉग और एन आई और डी एन आई ये वैल्यू और ब्रैकेट में कर लो आप, ठीक है। अब क्या करना है कि सिग्मा एज इट इज रखो आप और लॉग एम माइनस एन की फार्मूले से आप इसको सॉल्व करो तो जी आई माइनस एन आई हो जाएगा और यहाँ एन आई हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर डी एन आई रख लो और इसको ब्रैकेट में कर लो और यहाँ पर चल रहा है ये डी पार्शियल डेरिवेटिव के लिए ऐसे डेल लगा लो और लॉग डब्लू कर लो आप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा लॉग डब्लू कर लो आप, ठीक है। इसे कोई इक्वेशन मान लो और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रा देखो, फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए W जो होगा वो W मैक्स तब हो पाएगा जब इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डेल लॉग W की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वो 0 आएगी। यानी कि मैं ऐसा लिखना चाहिए हमको लॉग W मैक्स क्या होगा जब 0 आएगा, तभी ये वैल्यू मैक्सिमम पर पहुंच पाएगी। तो अगर ये मैक्सिमम पर पहुंच पाएगी तो इसकी जगह पर आप क्या रखो, 0 रखो। तो क्या रखो, 0 रखो। तो 0 रखते ही आपको मिलेगा सिग्मा आई, ये 0 हो गया और लॉग कितना हो जाएगा जी आई माइनस एन आई और एन आई और ब्रैकेट में और डी एन आई और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब आप इसको सही से लिखो, ये इधर से 0 मत लगाओ, एक साइड 0 लग चुका है। सिग्मा आई इज इक्वल टू, अब ये आप लिख सकते हो लॉग जी आई माइनस एन आई और एन आई और डी एन आई इक्वल टू 0, आप ऐसा लिख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको और सही लिखना चाह रहा हूँ और सिग्मा आई इज इक्वल टू लॉग और इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ, देखो एन आई और माइनस जी आई माइनस एन आई और ये हो जाएगा डी एन आई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 6 तक बना ही लिए थे, इक्वेशन नंबर 7 हो गया, ठीक। इस इक्वेशन का 2 सब्सिडरी कंडीशन होगा, तो 2 सब्सिडरी कंडीशन लगा दो इसमें, सब्सिडरी कंडीशन लगा दो आप। अगर 2 सब्सिडरी कंडीशन है तो उसको अप्लाई करो। तो अप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, 2 सब्सिडरी कंडीशन। एक तो होता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होता है, ये पहला होता है।
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम आर इज कांस्टेंट। ये होता है सब्सिडियरी कंडीशन फर्स्ट। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो किसी एक क्वांटम स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल था और हर एक पार्टिकल से एसोसिएटेड एनर्जी थी, या जो फर्स्ट क्वांटम ग्रुप में पर नंबर ऑफ पार्टिकल, सेकेंड क्वांटम ग्रुप में नंबर ऑफ पार्टिकल, थर्ड क्वांटम ग्रुप में नंबर ऑफ पार्टिकल, ith वाले में नंबर ऑफ क्वांटम ग्रुप में नंबर ऑफ पार्टिकल i डॉट वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n के बराबर होगा, या स्मॉल n माना था, स्मॉल n के बराबर होगा। यानी कि ये एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। और अगर ये कांस्टेंट होगी तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे या इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे तो i = n लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे ये हो जाएगा n हो जाएगा, सिग्मा n हो जाएगा, ठीक है। और या आप डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखोगे तो कुछ ऐसे लिख पाओगे और ये 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ये 0 हो जाएगा। या मैं ऐसे कह दूँ कि dn1 + dn2 + dn3 + dni और इक्वल टू ये डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, और इसको लिखोगे तो dni इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये i तक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसे क्वेश्चन कोई मान लो, इसे क्वेश्चन नंबर कोई 8 मान लो। दूसरी इसकी सब्सिडियरी कंडीशन क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट है। ये सब याद होना चाहिए आपको, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होना चाहिए, एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होना चाहिए, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने माना कि फर्स्ट क्वांटम ग्रुप में n1 पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल्स के पास E1 एनर्जी है, और दूसरे वाले में n1 n2 पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल्स के पास E2 एनर्जी है, तीसरे वाले में n3 हैं और हर एक पार्टिकल्स के पास E3 एनर्जी है। तो ऐसे डॉट ni और ei प्लस डॉट और हमारे पास जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम थी वो E थी और वो कांस्टेंट थी। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये E1 और dni बनेगा 1 बनेगा, और E2 और dn2 बनेगा, और E3 और dn3 बनेगा प्लस डॉट और यहाँ से ei और dni बनेगा। और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पर आप देखोगे तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ei और dni मिलेगा आपको, और इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। तो ये दूसरी सब्सिडियरी कंडीशन थी, और इस सब्सिडियरी कंडीशन को आपको इक्वेशन मानो, इक्वेशन नंबर 9 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 9 मान लो। अब इन सारे क्वेश्चंस को यूज करो इस इक्वेशन के साथ ऐड वाले फॉर्म में, ठीक है। तो मैं वही करने चल रहा हूँ, अब वही करने चल रहा हूँ। तो नाउ टू अप्लाई द लैग्रैंजियन मेथड, अगर हम लैग्रैंजियन मेथड लगाते हैं ऑफ द अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स बी मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन जो 8 है, इक्वेशन 8 में क्या करना है हमको, बाई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है। एंड इक्वेशन 9 जो है मेरा, उस इक्वेशन 9 में हमें बाई मल्टीप्लाई किससे करना है, बाई बीटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड ऐड करना है, कहाँ पर ऐड करना है, रिजल्टिंग इक्वेशन जो आया है, रिजल्टिंग इक्वेशन कौन सा आया है, रिजल्टिंग इक्वेशन आया है, या रिजल्टिंग एक्सप्रेशन लिखते हैं ज़्यादा ठीक पड़ेगा, एक्सप्रेशन टू इक्वेशन 7 आया है ना, ये इक्वेशन 7 ही तो है, इक्वेशन 7 है, इक्वेशन 7 सो दैट बी गेट। अब हमको मिलेगा, क्या मिलेगा वो देखना है। इक्वेशन 7 की जो वैल्यू है वो है कितना,
वो है सिग्मा आई और log एन आई अपान जी आई माइनस एन आई, यही तो है। और फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज करते हैं और डी एन आई लिखते हैं। और हमें क्या करना है, इक्वेशन 8 में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ये सिग्मा और आई डी एन आई ये हो गया। और इक्वेशन 9 में बीटा से मल्टीप्लाई करके हमको ऐड करना है, ये हो जाएगा ई आई और डी एन आई। ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने ऐड कर लिया रिजल्टिंग इक्वेशन 7 में, ये सारा काम कर लिया। अब आप क्या करो, डी एन आई सब में है, कॉमन कर लो और सिग्मा भी सबसे कॉमन कर लो। सिग्मा कॉमन कर लिया, अब क्या मिलेगा, log एन आई और जी आई माइनस एन आई और प्लस अल्फ़ा मिलेगा प्लस बीटा और ई आई और डी एन आई मिलेगा और इक्वल टू 0 मिलेगा। इसे कोई इक्वेशन मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 10 है ये, ठीक है। 9 तक बना ही लिया था, इक्वेशन नंबर 10 हो गया ये, ठीक है। एज द वेरियस, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एज द वेरियस, या हम ऐसे कह सकते हैं एज द वेरिएशन डेल एन आई, जो डेल एन आई में वेरिएशन है, हर एक क्वांटम ग्रुप में अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इनको हम ये मान लेते हैं कि आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे से कैसे हैं, ईच इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, पहले का दूसरे पर। पहले किसी एक सिस्टम का जितने भी क्वांटम ग्रुप आपने बनाया है, इस क्वांटम ग्रुप में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n1 है, इसमें n2 है, इसमें n3 है, तो इसका नंबर इसको प्रभावित नहीं करेगा, इसका इसको प्रभावित नहीं करेगा, इसको कोई भी क्वांटम ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे क्वांटम ऑफ ग्रुप को प्रभावित नहीं करेंगे, वो सब के सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। और अगर ऐसा है तो हमको क्या मिलेगा, बी गेट। इसका ये मतलब हुआ कि फिर log एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और ए आई, इस डेल एन आई की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर उसको हटा ही दो आप, हटा दिया। तो इस वैल्यू को ज़रा ध्यान से देखो, इस वैल्यू को log एन आई को एज इट इज़ रखो, जी आई माइनस एन आई रखो, और इसको इधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, ये हो जाएगा। और फिर एन आई हो जाएगा और जी आई माइनस एन आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और ई आई ब्रैकेट में हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि log ए इज इक्वल टू, अगर बी है तो ए इक्वल टू ई टू दी पावर बी भी होता है। यही फार्मूला हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया है, ठीक है, इसी फार्मूले का। अब आप इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लें, तो थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे तो हमें एन आई की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है। तो एन आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो जी आई माइनस एन आई यहाँ हो जाएगा और ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई ब्रैकेट में। और एन आई इज इक्वल टू आप देखेंगे तो एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई और ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा और ई आई हो गया, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है, यही तो मिलेगा हमको। अच्छा, मान लो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा और हम सॉल्व करें, तो इस एक्सप्रेशन को और स्टैंडर्ड भी हम कर सकते हैं। देखो और स्टैंडर्ड कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसे भी छोड़ देंगे तो। आप थोड़ा सा अगर हम ऐसे देखें, जी आई माइनस एन आई करें और इसको एन आई कर लें, तो ये देखो ई टू दी पावर अल्फ़ा जो है ना प्लस बीटा और ई आई जो है ये पॉजिटिव में बदल जाएगा अगर ऐसा लिखेंगे तो। और अब जी आई माइनस एन आई और माइनस एन आई अपान एन आई कर लेते हैं, और ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई ऐसा भी कर लेते हैं, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो जी आई अपान एन आई और -1 हो जाएगा, ये -1 ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई हो जाएगा, ये इसको हटा दो। अब आप यहाँ से क्या करो, जी आई अपान एन आई कर लो और ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा और ई आई और +1 कर लो। और अब आप इस पूरे को ऐसे देख लो, जी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई और ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई और +1 हो गया है। और यहाँ से एन आई ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई और +1 और इक्वल टू जी आई। इसको थोड़ा और सही करो तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जी आई अपान ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई
और +1। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ये भी मिल गया, तो ये एक्सप्रेशन है और यही तो हमारी खोज थी। 10 तक बन चुका था, 10 के बाद 11। देखो हमारी खोज यही थी, हमारा क्वेश्चन भी तो यही था। क्या था हमारा क्वेश्चन पर चलते हैं। Ni फर्मी पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हमको ज्ञात करना है, यही तो। Ni फर्मी पार्टिकल का हमको डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करना है और Ni फर्मी पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ भी गया। देखो आ गया, Ni फर्मी पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल, ये जो इक्वेशन है इसकी बात हो रही है। एमंग वेरियस एनर्जी लेवल मतलब Gi की वैल्यू G1 G2 G3 जितना भी सब सेल रखना चाहते हो रख लो आप। फ्रॉम द सिस्टम ओबेइंग द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड इज देयरफॉर नोन एज फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इसी को हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है।